नमस्कार। हमने 9वीं के अंदर क्लास के 2 वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में और एक था पदार्थ के गुण और उसकी परिभाषा के बारे में। आज हम जो है वो वीडियो बनाने जा रहे हैं उनके अंदर पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसके कारण वो परिवर्तन होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल शॉर्टकट, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है कि जैसे आप सभी जानते हो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी पहले भी, हालांकि कुल 5 अवस्थाएं पढ़ी थी, लेकिन जो सारणी बनाई थी उसमें 3 अवस्थाएं दर्शाई थी, ठोस, द्रव और गैस। आप सभी जानते हैं ठोस द्रव में कन्वर्ट हो सकता है, द्रव गैस में कन्वर्ट हो सकती है, और गैस वापस द्रव में कन्वर्ट हो सकती है, और द्रव वापस ठोस में कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए मैंने इसको इस प्रकार से तीरों से दर्शाया है। इस प्रकार के तीरों का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों तरफ चलती हो, जैसे कि ठोस से द्रव बन जाए, द्रव से ठोस बन जाए। तो सबसे पहले तो आपको ठोस, द्रव और गैस। अब कैसे होगी? यदि हम सबसे पहले ताप का प्रभाव पढ़ते हैं। ताप यानी किसी भी भौतिक राशि, ये जो ठोस, द्रव और गैस जो पदार्थ की अवस्था है, इनके ऊपर यदि भौतिक राशि ताप का यदि प्रभाव पड़े तो क्या होगा? आपके सामने बर्फ़ है, बर्फ़ को यदि आप टेम्परेचर यानी गर्म करेंगे, ताप देंगे, तो वो बर्फ़ क्या होगा? थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। और द्रव को यदि और गर्म करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है गर्म करना, ताप। अब देखिए ठोस, ये भौतिक राशि कौन सी है? ताप। यानी ताप के अंदर आप चेंजेस कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है? जब आपने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी भौतिक पदार्थ की अवस्थाओं के अंदर यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो उसके अंदर एक पदार्थ में चेंज हो जाएगा गतिज ऊर्जा के कारण। यानी तापमान बढ़ने पर पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उसके कण को क्या होंगे? कण जो है वो दूर दूर होंगे। अब देखिए आप सभी जानते हैं ठोस के कण पास पास में होते हैं, उनका आपने क्या किया? तापमान को बढ़ाया। तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर उसके कण दूर हुए और वो क्या बन गई? द्रव अवस्था में बदल गया। दूसरा, द्रव को और आगे आपने गर्म किया, फिर उसकी और गतिज ऊर्जा बढ़ाते गए, कण क्या हो गए? दूर हो गए। और कण जब दूर हुए तो द्रव से किस में कन्वर्ट हो गए? गैस में। तो आपको यदि ये आए कि पदार्थ की अवस्थाओं में तापमान का प्रभाव लिखिए, तो तापमान के प्रभाव को आप किस प्रकार से दर्शाएंगे? इस प्रकार से दर्शाएंगे कि ठोस का तापमान बढ़ाने पर द्रव में कन्वर्ट होता है और द्रव का तापमान बढ़ाने पर वो गैस में कन्वर्ट होता है। अब देखिए एक सिंपल सी परिभाषा याद करनी है आपको। कोई भी ठोस पदार्थ जब वो तापमान, कोई भी तापमान हो, निश्चित तापमान पर यदि वो द्रव में बन रहा है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गलन। गलने का काम कर रहा है, ठोस था गल रहा है, इसलिए गलन। द्रव को यदि आप ज़्यादा करते हो, द्रव को गर्म करेंगे और तापमान बढ़ाते रहेंगे तो द्रव जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दूसरी अवस्था गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं, ये वाष्प बन रहा है इसलिए वाष्पन, और इस प्रक्रिया का नाम है वाष्पीकरण। इसी प्रकार हम वापस उल्टा भी पढ़ेंगे। यदि किसी गैस को आप तापमान कम कर रहे हैं इसका, या दाब या ताप किसी भी आप से ले रहे हैं, तो गैस जो है वो आगे द्रव में कन्वर्ट हो सकती है। इस प्रक्रिया का नाम है संघनन। और द्रव को यदि आप और ज़्यादा ठंडा करते हैं तो वो है वो ठोस में कन्वर्ट होता है, इसको कहते हैं पिंडन। तो ये आपको 4 परिभाषाएं हो गई। गलन किसे कहते हैं? तो ठोस अवस्था को तापमान बढ़ाने पर वह द्रव अवस्था में बदलता है, इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। पहली परिभाषा आपको याद रखनी है। दूसरी, वाष्पन किसे कहते हैं? तो द्रव अवस्था को और तापमान बढ़ाते हैं तो वो गैस में परिवर्तित होती है, इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, या इसकी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। फिर आता है संघनन। गैस को दाब के द्वारा अधिक दाब देंगे तो वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी तो वो द्रव में कन्वर्ट होगी,
गैस का द्रव में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? संघनन। और इसी प्रकार द्रव का ठोस में कन्वर्ट होना कहलाता है पिंडन। तो ये आपकी 4 परिभाषाएं बनी। अब देखिए 2 परिभाषाएं और बनेगी। एक तो है गलनांक और एक है क्वथनांक। गलनांक यानी गलन प्लस अंक। अंक का मतलब यहाँ है तापमान। क्या है? तापमान। यानी आप ठोस था, इसको आपने गर्म किया तो कुछ न कुछ आपने तापमान दिया, लेकिन इसका एक निश्चित तापमान होगा, उसी तापमान पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परिभाषा सिंपल सी बनेगी कि ठोस पदार्थ, या ऐसे कह सकते हैं कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है वह उसका गलनांक कहलाता है। क्या परिभाषा बनेगी? ठोस पदार्थ वह किसी भी तापमान पर ठोस पदार्थ किस में बदलता है? द्रव अवस्था में बदलता है, तो उस तापमान का क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। इसी प्रकार क्वथनांक है, तो ये गलनांक किसके लिए हुआ? हम कह सकते हैं ठोस से द्रव में गलन हुआ है, इसलिए गलनांक। इसी प्रकार है क्वथनांक। क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, इंग्लिश में बॉइल का मतलब होता है उबालना। बॉइल का मतलब उबालना। अब उबालेगा किसको? द्रव को उबालेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा, ये सीधी बात है। तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव, यानी इसमें कौन आ रहा है? द्रव, किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, तो वह तापमान क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। हालांकि आपके नहीं है, एक और भी है, हिमांक। हिम यानी होता है बर्फ। सीधी बात है, बर्फ कौन बनेगा? द्रव बनेगा। तो इसके अंदर है वो द्रव से क्या होगा? ठोस बनेगा। यानी वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में कन्वर्ट हो जाता है तो वह उसका क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा गलन की, वाष्पन की, संघनन की, पिंडन की, ये भी आपको याद रखनी है। अब देखिए, ये तो था सब ताप का प्रभाव, यानी पदार्थ की अवस्थाओं पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा दूसरा और भी है, दाब का प्रभाव, यानी दाब डालने पर क्या होता है। देखिए दाब का प्रभाव, दाब मतलब प्रेशर। आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से बताता हूँ। आपने गैस की टंकी दी होगी, सिलेंडर के अंदर द्रव भरा होता है। सिलेंडर के अंदर द्रव भरा होता है। पूरी टंकी भरी होगी तब आप नहीं हिला सकते, लेकिन आधी टंकी होती है तो उसको आप हिला करके देख सकते हैं। आधी टंकी जब होगी उसमें हिलाएंगे तो उसमें द्रव मिलेगा, लेकिन जब ये बाहर आता है, आप स्टोव वगैरह जलाते हैं कई बार सिलेंडर, तो सिलेंडर में जब स्टोव से बाहर आता है तो ये गैस के रूप में आता है। और हम सब ये कहते भी यही है कि गैस, तो ये गैस जो है वो सिलेंडरों के अंदर जो आपके LPG और CNG की गाड़ियाँ भी खूब सारी चलती है दिल्ली वगैरह में, तो ये CNG LPG के रूप में और CNG के रूप में जो गैस होती है उनको अधिक दाब पर, ये देखो यहाँ पर दाब डालना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा? दाब डालेंगे। गैस को यदि अधिक दाब दोगे तो दाब अधिक डालने पर क्या होगा? वो संघनित होकर के किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। पहले वो बार गैस थी, जैसे कि ये LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये गैस थी। CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये गैस थी। लेकिन इनको क्या किया? सिलेंडरों में भरने के लिए इनको अधिक दाब पर, यानी बहुत हाई प्रेशर के ऊपर अधिक दाब पर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? जब गैस के ऊपर अधिक दाब डालते हैं तो वो संघनित होती है, और संघनित होकर के क्या बना देती है? द्रव बना देती है। जब टंकी में भरा जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? वापस संघनित हो गई। यानी जो दूर दूर कण थे, दाब डालने पर वो कण क्या आ गए? पास में, और कण जब पास में आ गए तो क्या बदल गया? द्रव। अब ये सिलेंडर के अंदर जब भरी जाएगी तो द्रव के रूप में भरी जाएगी। अब वापस जब इसको हम काम में लेते हैं तो यही कण वापस धीरे धीरे दूर होते रहते हैं और वापस किस में कन्वर्ट होते हैं? गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो सिलेंडर के अंदर भरी जाती है तब विधि आती है संघनन, और जब बाहर निकलेगी तब विधि आएगी वापस वाष्पन। तो ये आपके LPG CNG के इनके फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और ये दाब का प्रभाव है, यानी गैसों के ऊपर दाब डालते हैं तो वो द्रव में
बदल जाता है। और द्रवों के ऊपर भी दाब डालते हैं तो है वो ठोस में नहीं बदलेगा, लेकिन है वो अधिक टंकियाँ वगैरह ऊंचाई पर बनाते हैं तो द्रव जो भरते हैं तो वहाँ पर दाब अधिक डालते हैं, तो वहाँ पर इसीलिए नीचे की तरफ नल लगाते हैं। अपन कोई भी टंकी होती है नल कहाँ लगाते हैं, नीचे की तरफ लगाते हैं। इसका रीज़न है कि इसके ऊपर अधिक प्रेशर रहेगा तो नल फास्ट पानी आएगा। तो ये है वो आपके ज़्यादा है वो दाब का प्रभाव कहाँ पर है, गैस से है वो द्रव में कन्वर्ट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है परिभाषाएँ, एक गलन, वाष्पन, पिंडन, संघनन। इसके अलावा सिंपल सी परिभाषाएं आपको ये सिर्फ ये तीर बना करके याद रखने, ठोस से द्रव में कन्वर्ट गलन, द्रव से गैस में वाष्पन, गैस से द्रव में संघनन, द्रव से ठोस में पिंडन। वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है गलनांक, वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है क्वथनांक, वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलेगा तो यह आपके हिमांक। तो इस प्रकार से ये आपको परिभाषाएं याद रखनी है। दाब का प्रभाव याद रखना है, सीएनजी, एलपीजी इन गैसों के ऊपर यदि दाब अधिक डालते हैं तो कण दूर वाले क्या हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे, और जैसे ही पास में आएंगे संघनन की प्रक्रिया होगी और किस में बदल जाएंगे, द्रव में बदल जाएंगे। तो ये दाब का प्रभाव है आपके। अब आपके एक और परिभाषा आती है गुप्त ऊष्मा। अब देखिए, चाहे वो ठोस से द्रव में बदले चाहे द्रव से गैस में बदले, इनके लिए कुछ न कुछ विशेष प्रकार की ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है। तो इनके लिए जो अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा चाहिए होती है उस ऊष्मा को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो आपको ये भी आपको याद रखनी है। तो ये आपके इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके आता है वाष्पीकरण का एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है, वाष्पीकरण। छोटा सा टॉपिक वाष्पीकरण, नाम से समझ गए होंगे, द्रव से गैस में कन्वर्ट होना, द्रव से गैस में कन्वर्ट होना, यानी किसी भी पदार्थ की द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, इस प्रक्रिया को करेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बहुत सारे इफेक्ट है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी है। वाष्पीकरण के कारकों की यदि बात करूं कि हमें वाष्पीकरण ऐसे कौन से कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, तो पहला कारक है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल यानी किसी भी वस्तु का यदि सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसमें वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इसका रीज़न है कि हम कपड़े जब भी सुखाते हैं बाहर तो इससे खुले करके सुखाते हैं, ऐसे ही नहीं रख देते, ऐसे इकट्ठे करके रखेंगे वो सूखेंगे नहीं। खुले इसलिए करते हैं ताकि उनका सतही क्षेत्रफल क्या हो जाए, बढ़ जाए। इससे क्या होगा, वो कपड़े जल्दी सूखेंगे। प्रक्रिया कौन सी होगी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। दूसरी आर्द्रता। वायुमंडल में जब आर्द्रता आप जानते हो वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति, वायुमंडल के अंदर भी जल के कण होते हैं, तो वायुमंडल के अंदर यदि जल के कण अधिक है तो वहाँ पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। और जब वाष्पीकरण की दर कम होगी तो आप देखते हो कि बरसात के दिनों में हम कपड़े बाहर सुखाते हैं लेकिन उसको सूखने में बहुत टाइम लगता है। उसका रीज़न यह है क्योंकि वायुमंडल में पहले से ही जो वाष्प के कण है वो पहले से ही मौजूद है और कपड़े भी गीले हैं तो वो गीले कण उनको सूखने नहीं देते हैं। तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है आर्द्रता यदि ज़्यादा होती है तो। तीसरा है तापमान। तापमान अधिक होगा तो आप सभी जानते हो तापमान अधिक होने पर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, कण गतिज ऊर्जा ज़्यादा करेंगे। जैसे कि मान लो द्रव है, द्रव में तापमान बढ़ा, अब कपड़े हो या कोई भी हो, कपड़े गीले हैं, उसका तापमान बाहर सुखो रहे हो, तापमान ज़्यादा है, उनमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो कण जल्दी जल्दी उड़ेंगे और जल्दी जल्दी उड़ेंगे तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। इसका मतलब तापमान अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, अधिक होगा। सतही क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पीकरण दर भी तेज होगी। आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर कम होगी। तापमान अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। तो ये आपके कुछ ऐसे कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। और ऐसे कई बार प्रश्न भी आते हैं कि हथेली पर एसीटोन लेने पर हमें ठंडक महसूस होती है, क्यों? इसका भी रीज़न होता है
क्योंकि जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है मतलब द्रव से क्या हो रहा है, गैस बन रहा है। द्रव से गैस बन रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ तापमान के कारण या क्षेत्रफल के कारण हो रहा है। मतलब इनके अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा अधिक हो रही। गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो ऊर्जा जो, अब देखो ये द्रव है, द्रव जब खुले में पड़ा रहेगा तो वहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। खुले में पड़ा रहेगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होने के कारण वायुमंडलीय वाष्प की जो ऊर्जा है वो वायुमंडलीय ऊर्जा को ये खींचेगा। वायुमंडलीय ऊर्जा को खींचेगा तो वहाँ पर है वो ऊर्जा अधिक काम में आ जाएगी। काम में आ जाएगी तो वो है वो ठंडक महसूस करेगा क्योंकि ऊर्जा खर्च हो गई है। तो ऐसे खूब सारे प्रश्न आते रहते हैं वाष्पीकरण से संबंधित, सतही क्षेत्रफल वाला, आपको ये ध्यान में रखना है। अब आपकी एक छोटा सा और है सेल्सियस और केल्विन में बदलने वाला। तापमान को मापने के लिए इकाई काम में आती है सेल्सियस, और एक और भी है कि जिसको कहते हैं केल्विन। अब इसको आपको कन्वर्ट कैसे करना है, सेल्सियस और केल्विन कैसे बदलेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब 273 केल्विन होगा, ये बराबर है दोनों। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तब 273.15 होता है, लेकिन यहाँ पर अपन फिक्स लेंगे 273। अब देखिए आपको कोई कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, सिंपल सी बात है, 273 तो 0 पर ही आ जाते हैं, तो साथ में क्या जोड़ देंगे 100, कितने आ गए 373 केल्विन, ये कन्वर्ट हो गए। यानी जितने डिग्री होंगे उतने डिग्री के अंदर 273 जोड़ोगे तो वो डिग्री से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्सियस में। ये सेल्सियस से किस में कन्वर्ट होगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि 273 घटा दोगे तो वो केल्विन से किन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आपको 273 जोड़ने हैं, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करने हैं। अब आप अपने हिसाब से उत्तर सेट कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं लेता हूँ कि 310 केल्विन है, इनको सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे हम, 310 माइनस 273, आप सभी जानते हैं 27 और 10 37, यानी पीछे रहा 37, क्या रहा 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से ये आपको केल्विन में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। इस पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और कोई भी समस्या हो तो हमें बता सकते हैं। थैंक यू।